चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गेट 2011 के क्वेश्चन है, ठीक है। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको गेट 2009 के क्वेश्चन करवाए थे सारे, ठीक है। वो आप देख लेना और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और तो अब करते हैं गेट 2011 के क्वेश्चन। तो कह रहा है कि द कंटेंट्स ऑफ ए वेल इंसुलेटेड टैंक आर हीटेड बाई ए रजिस्टर ऑफ 23 ओम, ठीक है। अब ये टैंक है, वेल इंसुलेटेड टैंक है, ठीक है। अब इसको ना एक रजिस्टर है 23 ओम का, इन विच 10 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग, 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, वो हीट कर रहा है इसके कंटेंट्स को, इस जो टैंक में जो कंटेंट्स रखे हुए हैं ना उनको हीट कर रहा है, ठीक है। मैंने ये रजिस्टर टैंक के अंदर लगाया और यहाँ से यहाँ से 10 एम्पियर करंट गया, ये 23 ओम के रजिस्टर को हीट किया, करंट यहाँ वापस, ठीक है। उसने कहा कंसीडर द टैंक अलॉन्ग विद इट्स कंटेंट्स एज ए थर्मोडायनामिक सिस्टम। उसने कहा कि जो ये टैंक है ना इसको थर्मोडायनामिक सिस्टम मानो, ठीक है। कंसीडर करो कि ये एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है। तो मैंने जो ये टैंक है और इसके जो कंटेंट्स हैं इसको थर्मोडायनामिक सिस्टम मान लिया है, ठीक है। थर्मोडायनामिक सिस्टम मान लिया। अब देखो ये 23 ओम का रजिस्टर अंदर लगा रखा है, 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो कितना वोल्ट की यहाँ पर बैटरी लगाऊंगा, V = IR, I कितना है 10, R कितना है 23, 230 वोल्ट। इस 230 वोल्ट की बैटरी से 10 एम्पियर करंट फ्लो करेगा जो हीट अंदर जनरेट करेगा, ठीक है। अब देखो इसको मैंने एज ए थर्मोडायनामिक सिस्टम माना है, ठीक है, एज ए थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो और सिस्टम और इसकी जो बाहर है वो सब बाउंड सराउंडिंग है, ठीक है। और सिस्टम और सराउंडिंग को क्या सेपरेट करती है, हमारी बाउंड्री, ठीक है। और बाउंड्री क्या है, वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर किसके थ्रू होता है, बाउंड्री के थ्रू। वर्क ट्रांसफर इज थ्रू द बाउंड्री और हीट ट्रांसफर थ्रू द बाउंड्री। तो जितना भी सब होगा वो थ्रू द बाउंड्री होगा। अब देखो ये थ्रू द बाउंड्री होगा, यहाँ से ये तो यहाँ से जो ये 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है थ्रू द बाउंड्री कर रहा है, मतलब कि वर्क ट्रांसफर कर रहा है। देखो 10 एम्पियर करंट, तो या एम्पियर में इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू पास हो रहे हैं, बाउंड्री के थ्रू। तो मतलब कि थ्रू द बाउंड्री कार्य हो रहा है, तो थ्रू द बाउंड्री वर्क हो रहा है। तो क्या कर रहा है, बाउंड्री वर्क ट्रांसफर कर रहा है। तो वर्क ट्रांसफर, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, वर्क प्रदान कर रहा है, वर्क। अब ये इसने कहा कि वर्क डन बाय द सिस्टम, साइन कन्वेंशन दे दिया इसने कि वर्क डन बाय द सिस्टम एंड हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम आर पॉजिटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम द्वारा वर्क किया जाएगा तो पॉजिटिव लेंगे, सिस्टम पर वर्क किया जाएगा तो नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सराउंडिंग है और सराउंडिंग क्या कर रहा है, सिस्टम पर वर्क कर रहा है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है ये सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, सिस्टम पे अंदर जा रहे हैं थ्रू द बाउंड्री, तो सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं और अंदर जाके क्या कर रहे हैं, वो हीट जनरेट कर रहे हैं और इसके कंटेंट्स को हीट कर रहे हैं। पर हमको पता है कि वर्क ट्रांसफर बाउंड्री फिनोमेना है। तो डेल्टा W वर्क कितना हुआ, माइनस कितना हुआ, माइनस VI, V क्या है, वोल्ट और I करंट, माइनस VI। तो माइनस 23 वोल्ट और I कितना है 23, तो माइनस 2.3 किलो वॉट। इतना वर्क ट्रांसफर किया इस करंट ने, इस सिस्टम को वर्क दिया। अब देखो डेल्टा Q, ये तो जीरो है, जीरो कैसे, अब देखो हीट, ये तो इंसुलेटेड टैंक है ना हीट अंदर जा रही है
ना हीट अंदर से बाहर आ रही है, तो डेल्टा क्यू तो जीरो हो गया सिस्टम पे। अगर क्योंकि जो हीट ट्रांसफर है वो भी बाउंड्री फिनोमेना है, हीट ट्रांसफर को भी बाउंड्री की क्रॉस करके जाना है, पर यहाँ तो हीट ट्रांसफर कोई बाउंड्री क्रॉस कर नहीं रही है, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो हो गया। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। डेल क्यू क्या है, जीरो, डी यू क्या है, डी यू निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा डब्ल्यू क्या है, -2.3 किलोवाट, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आ गया, 2.3 किलोवाट। ठीक है, समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, गेट 2011 क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ एयर इन ए लार्ज रिजर्वायर। ठीक है, यहाँ पर कोई लार्ज रिजर्वायर है इस साइड, आर 400 केल्विन एंड 3 बार। ठीक है, 400 केल्विन एंड 3 बार। मान लो कि ये जो इनलेट है ना इसका, ये नोजल है, इसका इनलेट है, यहाँ पर जो प्रेशर और टेम्परेचर है, क्योंकि रिजर्वायर है तो यहाँ पर जो यहाँ पर जितना प्रेशर है वही टेम्परेचर यहाँ पर होगा। तो प्रेशर कितना है, 3 बार। ठीक है, और टेम्परेचर कितना है, 400 केल्विन। ठीक है, एक कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल, देखो कन्वर्ज हो रहा है फिर डाइवर्ज हो रहा है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल ऑफ एग्जिट का एक क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, देखो 0.005 मीटर स्क्वायर इज फिटेड टू द वॉल ऑफ रिजर्वायर। देखो ये यहाँ पर ये रिजर्वायर है, यहाँ पर रिजर्वायर की वॉल से फिट है। द स्टैटिक प्रेशर ऑफ एयर एट एग्जिट सेक्शन फॉर आइसेंट्रोपिक फ्लो थ्रू द नोजल। आइसेंट्रोपिक फ्लो मतलब रिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्लो, रिवर्सिबल एडियाबैटिकली फ्लो हो रहा है इस नोजल के अंदर, रिवर्सिबली एडियाबैटिक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम, रिवर्सिबल एडियाबैटिक है ये जो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू फ्लो हो रहा है। कौन सा प्रोसेस हो रहा है, किस फ्लो प्रोसेस के थ्रू, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। स्टैटिक प्रेशर 50 किलो पास्कल एट द एग्जिट सेक्शन दे रखा है उसने, 50 किलो पास्कल मैं यहाँ पर मान लेता हूँ। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट एंड रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स ऑफ एयर हमको दे रखा है। देखो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट आर कितना है, 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, और स्पेसिफिक हीट रेशियो 1.4 गामा, CP/CV सबको पता है। ठीक है, तो द डेंसिटी ऑफ एयर एट द नोजल एग्जिट उसने पूछा हुआ है कि जो नोजल का एग्जिट है यहाँ पर कितनी डेंसिटी है। ठीक है, अब आपको पता है कि एवरेज डेंसिटी निकलेगी इस पूरे सेक्शन की, क्योंकि डेंसिटी कंप्रेसिबल सब्सटेंस है, कंप्रेस कर सकते हैं ना उसको। अब जो डेंसिटी यहाँ है वो यहाँ सेम कांस्टेंट तो नहीं है ना, हम एवरेज निकाल सकते हैं। अब वो कैसे निकलेंगे, देखो एयर है, एयर को अज्यूम करेंगे हम आइडियल गैस, क्या मानेंगे, आइडियल गैस। एयर क्या है हमारी, आइडियल गैस। ठीक है, एयर क्या हो गई, आइडियल गैस। अब भाई यहाँ पर हमको डेंसिटी निकालनी है, तो आइडियल गैस के इक्वेशन के, आइडियल गैस जब आ जाए ना मन दिमाग में, तो आपके दिमाग में 3-4 मतलब बहुत सारी बातें आ जानी चाहिए कि आइडियल गैस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या उसकी वो रखता है। तो आइडियल गैस क्या होता है, आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, PV = RT, P एब्सोल्यूट प्रेशर, V स्पेसिफिक वॉल्यूम, R कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट एयर का, T टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। तो देखो हमें एग्जिट पे क्या, अब देखो स्पेसिफिक वॉल्यूम एक इस तरह से भी लिख सकते हैं, V = 1/ρ। V क्या होता है, 1/ρ भी हम कहते हैं। V 1/ρ कैसे, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होती है,
अगर इसकी आप यूनिट देखोगे मीटर क्यूब पर केजी, स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम पर यूनिट मास, वॉल्यूम मीटर क्यूब पर यूनिट मास केजी, तो मीटर क्यूब पर केजी। इसको उल्टा कर दोगे तो क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब। किसकी यूनिट होती है, डेंसिटी की। तो V इक्वल टू 1/रो, रो उधर पहुंच गया, P इक्वल टू रो RT। ठीक है, तो हमको एग्जिट पे मुझे डेंसिटी निकालनी है, तो मुझे एग्जिट का प्रेशर पता होना चाहिए, टेम्परेचर एग्जिट पे पता होना चाहिए, और डेंसिटी तो मुझे एग्जिट पे निकालनी है ही। प्रेशर मुझे पता है, टेम्परेचर मुझे पता चल जाए, और कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट तो एयर का मुझे पता है, टेम्परेचर मुझे पता चल जाए तो मैं रो टू डेंसिटी निकाल लूंगा एग्जिट पर। तो टेम्परेचर मैं कैसे पता करूं, मैंने क्या कहा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल में एयर पास कर रही है। मतलब ये कौन सा प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। और कौन सी गैस है, आइडियल गैस है। तो एंड फॉर एन आइडियल गैस एंड फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सी इक्वेशन लगती है, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता नहीं होता, कोई एडियाबैटिक प्रोसेस है तो इसका मतलब पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। और अगर आइडियल गैस आ गई तो उस केस में फिर T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1 की पावर गामा -1 गामा। ये इक्वेशन कब लगेगी, फॉर एन आइडियल गैस एंड फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस भी है और एयर आइडियल गैस भी है, तो हम लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो टेम्परेचर T2 निकालना है, T1 पता है, T1 पता है, P1 पता है, P1 पता है, P2 पता है, P2 पता है, गामा पता है, गामा भी पता है 1.4, सब पता है, लगा रखो फिर। तो T1 कितना है, 400 केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में रखा जाता है। थर्मोडायनेमिक्स में हम किस में बात करते हैं, 50 किलो पास्कल। 2 किलो पास्कल है, यहाँ पर भी नीचे मैं किलो पास्कल लिखूंगा, तो 1 बार 100 किलो पास्कल, तो 300। ठीक है, गामा कितना है, 1.4 -1 डिवाइड बाय 1.4। तो यहाँ से टेम्परेचर कितना निकल के आया, निकालो। टेम्परेचर निकल के आया 50 डिवाइड बाय 300 की पावर 1.4। ठीक है, कितना, 400, कितना आया, 239.73 केल्विन, इतना आया। ठीक है, एट द एग्जिट ऑफ द कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल, एग्जिट पर टेम्परेचर बदल गया। यहाँ से अब रख दें तो हमको क्या आएगी, डेंसिटी पता चल जाएगी। तो डेंसिटी क्या होगी, P2 डिवाइडेड बाई R T2। P2 हमको पता है कितना है, 50 किलो पास्कल, 10⁻³ कर दें, चलो कर देते हैं, वैसे नीचे करने की जरूरत नहीं थी। R कितना है स्पेसिफिक, 0.287 मतलब किलो जूल, तो ये 287। टेम्परेचर T2 कितना, 239.73। तो यहाँ से डेंसिटी कितनी आ जाएगी, एट द एग्जिट ऑफ द नोजल, ये आ जाएगा 0.727 kg/m³। डेंसिटी आ गई एट द एग्जिट ऑफ द कन्वर्जिंग डाइवर्जेंट नोजल। ठीक है, आ गई। अब देखो इसका एक दूसरा पार्ट भी है, उसमें दूसरे पार्ट में इसने पूछा हुआ है कि द मास फ्लो रेट ऑफ एयर थ्रू द नोजल। मास फ्लो रेट निकालना है। ये जो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल है, इसके थ्रू तो एयर पास हो रही है, तो किस मास फ्लो रेट से पास हो रही है, कितना मास फ्लो रेट है ऑफ एयर का। अब देखो मास फ्लो रेट क्या होता है, पता है आपको, मास फ्लो रेट क्या होता है। अगर मैं इससे कहीं भी निकाल लो, मास फ्लो रेट तो कांस्टेंट है ना, कंजर्वेशन ऑफ मास भाई, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन पता है ना, वहीं से तो निकल के आता है, समझे। तो कंजर्वेशन, तो मास फ्लो रेट किसी भी सेक्शन पे अगर मैं इनलेट की बात करूँ तो रो, चलो एग्जिट की बात करते हैं, क्योंकि मुझे वहाँ पर देखो ρ2A2V2, ρ2A2V2, मास फ्लो रेट क्या होता है, ρ2A2V2। ρ2 क्या है, डेंसिटी, A2 क्या है, क्रॉस सेक्शन, और V2 क्या है, वेलोसिटी। ρ2A2V2। अब भाई हमको तो
V2 पता ही नहीं है, ठीक है। तो और कौन सा, और किस तरीके से निकाल सकते हैं मास फ्लो रेट? देखो देखो क्या है इसमें, और क्या चीज़ दे रखी है। वो निकाल सकते हैं मास फ्लो रेट के लिए तो वेलोसिटी चाहिए भाई, ठीक है, वेलोसिटी चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर बताओ, स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन लगाए, स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन। अब स्टडी फ्लो एनर्जी क्या होती है, वही तो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन देखो, तो मैं अगर स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन यहाँ पर लगाऊँ तो क्या होगा, लगा के देखो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी इन इक्वल टू एनर्जी आउट, स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन भी कहते हैं उसको। क्या होगा, H1 प्लस C1 स्क्वायर Y2। मैंने नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे पता ही नहीं। तो अब भाई क्या कर रहे हैं, हमें तो V2 निकालना है ना, तो हम ऐसी चीज़ें नेगलेक्ट करेंगे जो हमको पता ही नहीं। मतलब V1 स्क्वायर Y2, V1 स्क्वायर, V1 की वेलोसिटी हमको पता ही नहीं, तो नेगलेक्ट करेंगे। नेगलेक्ट कर दिया यहाँ से, इसको मैं हटा दूंगा बाद में। पोटेंशियल एनर्जी चेंज भी यहाँ पर मैं नेगलेक्ट कर दूंगा। और Q, ठीक है, ये हो गया एनर्जी इन। एनर्जी आउट क्या होगा, H2 प्लस V2 स्क्वायर Y2 प्लस GZ2 प्लस W, ठीक है, चमक रहा है, हाँ ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, V1 भी हटा दूंगा, GZ भी। अब देखो Q क्या है, अब यहाँ ये कौन सा प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस में तो Q 0, ठीक है। और V2 स्क्वायर और GZ2 भी निकलो, और वर्क भी नहीं है कुछ, ठीक है। वर्क कहाँ हो रहा है, मास फ्लो रेट, ठीक है, बाउंड्री के थ्रू। यहाँ पर अगर मैं इसको सिस्टम बाउंड्री बना दूँ यहाँ पर, तो कोई वर्क ट्रांसफर हो रहा है, नहीं हो रहा, तो W0 हो गया। तो यहाँ से क्या आएगा, H1 माइनस H2 इक्वल टू V2 स्क्वायर Y2, ठीक है। तो ये क्या, H1 माइनस H2 क्या होगा, CP T1 माइनस T2 V2 स्क्वायर Y2। T1 पता है, T2 पता है, CP क्या है, CP हमारा यहाँ से निकाल लेंगे। CP होता क्या है, देखो CP क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख दूँ, चमक रहा है, हाँ चमके। CP क्या होता है, गामा R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, गामा 1.4, R हमको दे रखा है 0.287, गामा माइनस 1 0.4, ठीक है। कितना हो गया, CP आ गया हमारा 1.0045, ये आ गया किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। तो यहां रखें CP 1.0045। T1 कितना है भाई, T1 तो पता है ना 400। T2 कितना है, T2 हमने निकाला था अभी 239.73, और ये क्या है V2 स्क्वायर Y2। तो यहां से V2 कितना आएगा, देखो V2 कितना आएगा, यहां से चमक रहा है, हाँ V2 कितना आएगा, 400 माइनस 239.73 1.0045। तो V2 आ गया 56743 मीटर पर सेकंड, 567.43 मीटर पर सेकंड। मास फ्लो रेट हम निकाल सकते हैं हम। तो मास फ्लो रेट क्या होगा, डेंसिटी हमको पता है कितनी है 0.727, क्रॉस सेक्शन एरिया हमको पता है 0.005, V2 हमको पता है 567.43, ठीक है। तो कितना आ गया मास फ्लो रेट 0.727, यह आ गया 2.06 kg पर सेकंड, ठीक है। हमने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाई, जो हमको
अब देखो V1 स्क्वायर Y2 ये रिजर्वायर है, V1 स्क्वायर Y2 मतलब ये रिजर्वायर है। तो भाई ये यहाँ पे ये ना रिजर्वायर है, यहाँ पर वेलोसिटी नेग्लिजिबली होगी, जीरो होगी वेलोसिटी, क्योंकि ये रिजर्वायर है ना। इसने कहा नहीं ये रिजर्वायर है, इसने कहा नहीं ये रिजर्वायर है। तो ये रिजर्वायर है तो भाई यहाँ पर तो जो वेलोसिटी होगी वो बहुत कम होगी, यहाँ जो हाईएस्ट वेलोसिटी होगी यहाँ पर होगी। ये तो रिजर्वायर है ना। अब रिजर्वायर के थ्रू से कोई अगर अब कोई डैम इतना बड़ा है और उसके इतना बड़ा डैम है और उसके थोड़े से किसी मतलब छोटे सेक्शन पे हमने कुछ छेद कर दिया तो बहुत स्लो वेलोसिटी से निकलेगा ना। उसके आगे हम कोई अगर कुछ पाइप लगाते हैं तो जो एग्जिट पे निकलेगा वो वहाँ पर ज़्यादा निकलेगा। रिजर्वायर से तो कम वेलोसिटी पाएगा, तो यहाँ पर इसलिए हमने नेगलेक्ट करा वेलोसिटी। ठीक है, नेगलेक्ट हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी चेंज क्या है, मतलब यार पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लेवल से तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एक ही उसमें है ना लेवल पे। जितना यहाँ से हॉरिजॉन्टल लेवल से उतना ये, तो Z1 और Z2 तो सेम लेवल पर है ना, Z1 और Z2 तो नेगलेक्ट हो ही गई। ठीक है, ये भी गया। अब रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, Q तो जीरो होगा ही, एडियाबैटिक फ्लो है, एडियाबैटिक फ्लो, कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा। ठीक है, Q तो जीरो होगा ही। और W भैया कहाँ वर्क ट्रांसफर कहाँ हो रहा है। ठीक है, वर्क ट्रांसफर हो रहा है, कोई वर्क ट्रांसफर नहीं हो रहा ना, कहाँ हो रहा है, ये यहाँ से जा रहा है, ये ऐसे गया, फ्लो हो रहा है, और वर्क थोड़ी हो रहा है कुछ कि इसने किसी बाउंड्री के थ्रू मतलब इसने सराउंडिंग पे कुछ वर्क थोड़ी किया, कुछ वर्क नहीं हुआ, तो वर्क तो भाई जीरो हो गया हमारा, समझे। ठीक है, तो हमको यहाँ पे एग्जिट पे वेलोसिटी पता चल गई, एग्जिट पे वेलोसिटी, और H1 H2 हमको CP T1 करके पता है, निकाल लेंगे। ठीक है, और कोई समझ में ना आए तो कमेंट करना, जरूर जवाब दिया जाएगा। ठीक है, जरूर बताऊंगा मैं, कुछ भी चीज़ हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गेट 2012 क्वेश्चन है। ठीक है, तो कह रहा है कि एयर एंटर्स एन एडियाबैटिक नोजल। ठीक है, मैंने ये नोजल बना दिया एडियाबैटिक एट 300 किलो पास्कल 500 केल्विन विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इट लीव्स द नोजल एट 100 किलो पास्कल विद द वेलोसिटी ऑफ 180, द इनलेट एरिया इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर हमको दे रखा है 1008 जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, ये एग्जिट सेक्शन हो गया, ये इनलेट सेक्शन हो गया। तो हमसे पूछा हुआ है उसने एग्जिट टेम्परेचर ऑफ एयर, एग्जिट टेम्परेचर ऑफ एयर हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाए, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, एनर्जी इन एनर्जी आउट, जितनी एनर्जी हम इन करेंगे भाई सिस्टम को उतनी एनर्जी आउट हमको मिलेगी। तो अगर हम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो क्या होगा, H1 प्लस V1 स्क्वायर Y2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास प्लस हीट एनर्जी पर यूनिट मास, ये तो हमने इन करा। अब आउट क्या मिलेगा, H2 V2 स्क्वायर Y2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क W। ठीक है, तो भाई वर्क W तो यहाँ होता नहीं है, जीरो, और एडियाबैटिक है Q जीरो। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, चेंज यार सेम लेवल पे मान ले, हॉरिजॉन्टल लेवल से सेम लेवल पर है। ठीक है, तो H1 तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है CP T1 माइनस इक्वल्स टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। हमको T2 निकालना है, एग्जिट टेम्परेचर निकालना है ना हमको, इनलेट टेम्परेचर पता है और CP पता है हमको कितना है 1008, T1 कितना है 500 केल्विन, T2 हमको निकालना है, V2 कितना है 180 का स्क्वायर, V1 कितना है 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2।
समझ गए? तो यहाँ से कितना आएगा, यह आ गया 483.97। T2 कितना आ गया, 483.97 केल्विन। यह आ गया एग्जिट टेम्परेचर ऑफ एयर। ठीक है। कुछ बच्चे ये भी डाउट कर रहे होंगे कि यार मैं कौन एक तरीके से और निकाल सकता हूँ, मतलब कि कोई होगा ऐसा तो जिसके दिमाग में, भैया बच्चे कुछ भी सोच सकते हैं कि एयर है, आइडियल गैस है, T2/T1 = P2/P1 की पावर γ-1 ओवर गामा, गामा 1.4, P2 P1 दे रखा है और T1 भी दे रखा है, T2 निकल जाएगा। अरे भाई वो पर इक्वेशन किसके लिए होती है, फॉर एन आइडियल गैस एंड फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस। जब उस प्रोसेस के थ्रू जा रहा है, एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू जा रहा है, यहाँ कोई प्रोसेस के थ्रू थोड़ी जा रहा है। हमने नोजल एडियाबैटिक है मतलब इंसुलेटेड है, ये थोड़ी कि वो एडियाबैटिक नोजल है तो इसका मतलब वो एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू जा रहा है। हमें ये थोड़ी यहाँ बताया गया है कि किस फ्लो प्रोसेस के थ्रू जा रहा है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखो क्या था, इससे पहले वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा, उसमें लिखा होता है एग्जिट फॉर आइसेंट्रोपिक फ्लो थ्रू द नोजल। आइसेंट्रोपिक फ्लो हो रहा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्लो की तरह फ्लो कर रहा है, प्रोसेस उसमें रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो रहा है। उसमें कहा है उसने, इसमें ये नहीं कहा उसने, उसमें लगा सकते थे, इसमें नहीं लगा सकते। इसमें देखो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाओ, मतलब कि एनर्जी इन इक्वल टू एनर्जी आउट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर एन ओपन सिस्टम। ठीक है। अब एग्जिट एरिया ऑफ नोजल इन सेंटीमीटर स्क्वायर, एग्जिट एरिया हमको निकालना है, इसका इनलेट एरिया हमको पता है, एग्जिट एरिया निकालना है। भाई एग्जिट एरिया कैसे निकालोगे, मास फ्लो रेट क्या होता है, ρ1 A1 V1, ρ2 A2 V2, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। ρ1 A1 V1 इनलेट पे, ρ2 A2 V2 एग्जिट पे। ठीक है। ρ1 क्या होता है, रो P = रो फॉर, अब देखो एयर आइडियल गैस है, हमने आइडियल गैस मान रखा है, एयर को आइडियल गैस लेते हैं, P = रो RT होता है, तो रो यहाँ से क्या आएगा, P/RT। तो ρ1 क्या होगा, P1 RT1 और A1 V1 तो ऊपर है ही, ऐसे ρ2 क्या होगा, P2 RT2 और A2 V2 तो ऊपर है ही। ठीक है। तो R से R कैंसिल हो गया। अब देखो P1 A1 V1 T1 सब पता है हमको, P1 कितना है 300 किलो पास्कल, A1 कितना है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं इसलिए नहीं बदल रहा हूँ ना यूनिट, क्योंकि ये सब कट जाएंगे आपस में इस साइड में, तो जो यहाँ से एरिया निकल के आएगा वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में निकल के आएगा। तो V1 कितना है 10, टेम्परेचर T1 कितना है 500, P2 कितना है 100, A2 हमको निकालना है, V2 कितना है 180, T2 कितना है हमने निकाला, मैं इसको 484 ले रहा हूँ। ठीक है। तो एरिया कितना आ गया 380 10 12.9, कितना एरिया आ गया एग्जिट पे 12.9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ A1 भी सेंटीमीटर स्क्वायर में था तो A2 भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, तो 12.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताना, कमेंट करना। ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक जरूर करना। ठीक है।